वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़ियाज़ टेक। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। क्यों? वजह इसकी ये है कि आज के हमारे एपिसोड में जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके दो ड्रामे उनके इस वक्त बहुत ही सुपरहिट हैं और जिसमें से एक रकीब से और दूसरा खुदा और मोहब्बत। तो रकीब से में वो रफ़ीक अली का किरदार कर रहे हैं और खुदा और मोहब्बत में इस वक्त वो दिलावर का रोल कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे कितनी बड़ी जर्नी है। वहाँ एक थिएटर के एक्टर से एक टीवी के एक्टर तक का सफ़र इतने सालों में उन्होंने किस तरह से तय किया और उसमें उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड और आई एम होपिंग कि आपको ये इंटरव्यू आज का बहुत पसंद आएगा। तो चलें मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर, मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए और जानने के लिए, तो चल के मिलते हैं साकिब समीर से। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है आवाज़ आपकी? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे भी आपकी आ रही है जी। क्या हाल है आपके? जी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया साकिब, आज आपने टाइम निकाला है, आए हैं और वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं, सात समंदर पार रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं जो आपके फैंस हैं ऑब्वियसली मेरी तरह, उन सब की तरफ से एक पहले इज्तमाही तौर पे जो एक फॉर्मेलिटी होती है, सबकी तरफ से आपको वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। आई आई हैव टू टेल दिस, इस वक्त रात का तकरीबन 1:15 बज रहा है आपकी तरफ जी ऐसे ही है, सही है। और आप अभी इस वक्त शूट पे से अभी अभी आप आए हैं और आई एम श्योर आप बहुत थके हुए भी होंगे। वो चाय का कप देख के अंदाजा मुझे हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका और मतलब ये आपका एक सॉर्ट ऑफ प्यार है, मेरा ख्याल है, जो सारे बाहर रहने वाले लोगों के लिए है और आई रियली अप्रिशिएट दिस, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम वेलकम। मतलब असल में हम इसी के लिए तो काम करते हैं, मतलब एप्रिसिएशन के लिए, फैंस के लिए, जो हमें पसंद करते हैं उनके लिए। तो लाजमी बहुत ज़रूरी होता है, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होता है कि टाइम निकाला जाए बात करने के लिए, या इस तरह के जो सेशन रखे जाएं, इंटरव्यूज रखे जाएं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वही तो मैं पूछना चाह रही थी साकिब आपसे कि मैं, मेरा ख्याल है जो मैं आपसे छोटी सी एक फुलझड़ी छोड़ी थी मैंने जब आपसे मैंने पिछली दफा बात की थी कि मैंने तकरीबन कोई 40 के करीब लोगों को कांटेक्ट किया होगा इनबॉक्स, और उसमें से सिर्फ एक आपका मुझे जवाब आता है और इंस्टेंट। अब बता मैं ये क्यों कह रही हूँ, बात इसकी एक पीछे वजह है। बिकॉज मेरा बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और लाइक इट्स जस्ट माई हॉबी। हॉबी से ज्यादा मेरा पैशन है, ठीक है, ड्रामा की तरफ, ड्रामा आर्टिस्ट की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ। तो मैं, मेरा ये है कि लाइक ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ऑब्वियसली देखते भी हैं, मगर ये कि ऑब्वियसली एक इंटरेक्शन जब आप करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों के साथ, उनका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता है कैरेक्टर्स के अंदर, और वो कैरेक्टर्स आपकी एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स बन के निकल के आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह बैठ के इसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज यहाँ हमारे अपनी फैमिलीज तो होती नहीं है। तो एक ये एक हम लोगों का एक सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट समझे कि एक हो जाता है अपने मुल्क के साथ। तो इसी वजह से मैं ये कह रही थी कि मैंने जब यहाँ काफी लोगों से पता किया, मैंने कहा यार मैं किसी किसी कैरेक्टर से, नॉट स्टार से या किसी उससे नहीं, मैं कोई ऐसे कैरेक्टर के साथ मुझे इंटरव्यू करना है जिसके साथ बात करने में मुझे मजा आए, जिसके साथ मैं रिलेट कर सकूं। तो मुझे ये जवाब दिया गया था कि आप, सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले लोग पूछेंगे कि जी आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, फिर ये पूछा जाएगा कि जी आपके चैनल पे व्यूज कितने आते हैं, फिर ये कि आपकी पीआर कितनी है। तो लाइक ये सब चीजें नहीं है, और मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा टेक्स्ट किया, आपने उसका फौरन जवाब दिया, और उसके बाद यू हैव गॉन ऑल आउट टू एंटरटेन अस ऑल। तो ये क्यों है? क्यों है ये बताया मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अपना बता सकता हूँ। मैं काबिल नहीं हूँ, या मेरा कोई हक नहीं बनता मैं किसी और के बारे में कहूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं करते या करना चाहिए। वो सबकी अपनी अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि मैं तो अलग से टाइम निकालता हूँ इस टाइप के इंटरव्यूज के लिए,
कोई सेशन के लिए, वर्कशॉप के लिए, स्कूल कॉलेज में जाके वर्कशॉप करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा काम है, जो मैं काम करता हूँ, उसकी एक जिम्मेदारी है कि कुछ काम तो पैसे के लिए किए थे कि मैं शूट करूंगा, ड्रामा करूंगा तो उसके मुझे पैसे मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट काम मिलेगा। लेकिन कुछ काम होते हैं जिनका ताल्लुक पैसे से नहीं होता, वो आपके, आप इनर कहें, आप इनर सेटिस्फेक्शन कहें, या आप एक जिम्मेदारी कहें कि आपको उस जिम्मेदारी के तौर पे करने पड़ते हैं, जिसमें आपका फायदा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का फायदा होता है। तो मैं तो खैर इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और मैंने कभी किसी से, जितने भी इंटरव्यूज के लिए, कभी किसी से नहीं पूछा कि आपका चैनल के व्यूज कितने हैं या सब्सक्राइब्स कितने हैं, बिल्कुल नहीं पूछा। अगर कोई आता है तो बस टाइम निकालने पे शायद हो सकता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को इनकार ना करूँ। ये बहुत बड़ी बात है साकिब, बहुत बड़ी बात है। लाइक मतलब इस चीज को हाईलाइट करने का मेरा मकसद यही था कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि लाइक आपको इतना ग्राउंडेड और इतनी ह्यूमिलिटी इंसान के अंदर होनी कितनी जरूरी है। और एक एक्टर में और एक स्टार में जो समझने वाली चीज होती है वो कितना डिफरेंस होता है। लाइक दिस इज व्हाट अ ट्रू एक्टर इज ऑल अबाउट, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं सोशली भी और ओवरऑल भी। चले खैर, अब ये तो बातें होती रहेंगी। आप मुझे ये बताएं, बल्कि आई थिंक आपके हो सकता है काफी फैंस इस बात को ना जानते हो, बेसिकली तो आप थिएटर एक्टर हैं, बल्कि आपको शायद किंग ऑफ थिएटर कहा जाता है। मैं शाहरुख खान थिएटर का भी कह रही हूँ तो तो आपके पास माशाल्लाह शोहरत की तो कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। और अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत के साथ साथ बाकी सारी चीजें तो आ जाती है साथ साथ, ठीक है, कंप्लीट पैकेज होता है। तो आप इतने हम्बल कैसे रहते हैं, अपने इतने ग्राउंडेड कैसे रहते हैं? अच्छा, क्योंकि मैं, जाहिर बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि तजर्बों से ज्यादा तज्जियों से सीखूं, क्योंकि तजर्बा, हर हर काम का अगर खुद तजर्बा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तज्जिया बेहतर होता है कि औरों के जो तजर्बे होते हैं उनसे भी सीखें। तो मैं एक दफा बैठा हुआ था जावेद शेख साहब, जो हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ। तो एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा था, तो मैंने कहा सर आप इतना एक्सपीरियंस है तो आप मुझे जवाब दें। तो उन्होंने कहा पूछो। मैंने कहा सर, एक जुमला है कि हर क्या कहते हैं, उरूज के बाद एक जवाल है, हर उरूज को एक जवाल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको जवाल आए, तो फिर ये कैसे करेंगे कि जब उरूज पे होंगे तो उसके बाद जवाल आ जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा, यहां से कभी फील ना करो कि उरूज है, तो फिर जवाल नहीं आएगा। जब आप यहां से कहते हैं ना कि अब मैं उरूज पे हूं, तो उसके बाद फिर जवाल ही बचता है। तो कहते कभी उरूज को ना यहाँ पे सवार नहीं करना। तो वो ये मतलब शुरू के, जब मैं काम शुरू किया तब की बात है। तो वो होता है कि कुछ बातें आपके जहन में रह जाती हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें। तो मैं हमेशा उसको जहन में रखने की कोशिश करूँ कि यहाँ से कभी भी जो है ना वो उरूज ना आए। हाँ, एप्रिसिएशन, इंजॉय करना, आप जैसे लोग जो प्यार करते हैं वो जब कहते हैं तो हाँ, दिली खुशी होती है कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो कोई देख भी रहा है, कोई उसको अप्रिशिएट भी कर रहा है। लेकिन कभी भी ना उसको यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं सवार ना करूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने जो थिएटर की ट्रेनिंग है, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो आपने जो है वो नेपा से भी ली है। आई थिंक मुझे ये बताएं कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा फॉर्मल ट्रेंड हैं जो नेपा से या किसी और तरीके से? देखें, बहुत कम होंगे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो थिएटर या एक्टिंग या फिल्म मेकिंग पढ़ के आएगा वही अच्छा काम करेगा। तो इसकी जब कंपैरिजन में अगर हम आते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि पढ़ के आना, एक होता है सीख के आना। अगर हम, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर हम मैकेनिक की बात करते हैं, तो एक मैकेनिक वो होता है जो इंजीनियरिंग पढ़ के आता है। अगर आप उससे कहेंगे कि अच्छा जी ये मसला हो गया, तो वो पूरा डायग्राम देखेगा, अच्छा यहाँ से मसला ये है, ये है, वो पूरा एक आपको बताएगा कि जी आपकी गाड़ी में ये मसला है। दूसरी साइड पे अगर हम किसी वर्कशॉप पे जाते हैं, वहां एक बंदा जो है, जो बचपन से वहां रह के काम सीख के हुआ है, वो गाड़ी पे हाथ रखेगा और उसके साउंड से बता देगा कि मसला कहाँ है। वो उसकी स्पेशलिटी है कि वो सीख 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 के यहाँ तक पहुंचा है। एक पढ़ने वाले की है कि वो पढ़ के यहाँ तक पहुंचा है। एट द एंड टैलेंट है तभी काम होगा, बेशक वो सीख के हैं, बेशक वो पढ़ के हैं,
टैलेंट है तो होगा, पहला काम आपको आपके नाम की वजह से या आपके किसी इंस्टीट्यूट की वजह से मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तभी आएगा जब आपके पास टैलेंट है। तो वो दोनों तरीके हैं। उधर से भी अच्छे लोग आते हैं, उधर से भी अच्छे लोग आते हैं, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो बेशक वहां से आ जाए या वहां से आ जाए, अगर नहीं है तो वो नजर आ जाता है। तो हम हर फैसला नहीं कर सकते कि पढ़ के आने वाला ज्यादा अच्छा है या सीख के आने वाला। मतलब एक से एक हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में देख लें जिन्होंने ड्रामा बेसिकली नहीं पढ़ा, वैसे एजुकेशन ली है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हमारे लेजेंड गुजरे हैं, लेजेंड हैं। और कुछ हैं जो पढ़ के आए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो तरीकेकार है कि यहाँ से आए या यहाँ से आए, लेकिन एट द एंड टैलेंट आपका। हम्म, 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 हम्म। अच्छा मुझे बताया कि आपने जब बेसिकली ट्रेनिंग ली थी, उसमें जो कुछ आपने सीखा, ऑब्वियसली आपने बहुत बड़े बड़े जाने माने नामों से सीखा है। जैन मोइनुद्दीन साहब हैं, तलत हुसैन हैं, राहत काज़मी हैं, जो मैंने आपकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखी उससे मुझे इन सारे नामों का पता चला। तो ऐसा वहां आपने, चले ऐसे करें, मुझे सिर्फ 3 बातें ऐसी बता दें जो आपने वहां से सीखी, जो आपने अपनी असली हकीकी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट की। देखिए, जब मैं नेपा में गया था 2006 में, तो मुझे पता भी नहीं था कि स्क्रिप्ट क्या होता है। तो मतलब एक्टिंग तो दूर की बात है। तो मतलब जीरो, मतलब बिल्कुल वाइट पेपर में गया था। तो जितना भी जो भी अच्छा काम अगर हम बेसिक्स हैं तो मैंने वहीं से सीखी हैं। अब अगर आप बात करें 3 चीजें, तो 3 चीजें अगर देखा जाए तो वो, एक तो आपकी वॉइस जो क्वालिटी होती है या वॉइस को कंट्रोल करने का तरीका होता है, वो वहाँ एक्सरसाइज होती थी, वहाँ ट्रेनिंग होती थी वॉइस की। तो वहां से पता चला अच्छा अपनी आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है जब करेक्टर्स बनाने हैं, जब मुख्तलिफ चीजें करनी है तो आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है, वो वहां से सीखा। फिर वहाँ मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है कि अपनी बॉडी को यूज कैसे करना है। जब आप करेक्टर्स बनाते हैं तो शोल्डर ऊपर रखने हैं, नीचे रखने हैं करेक्टर्स बनाने में, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई शोल्डर ऊपर, कोई लोग रहते ही ऐसे ही हैं, कोई लोग रहते ही झुका के हैं। तो वो आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, पाँव से लेकर सर तक कि मेरे कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, उनको यूज कैसे करना है जब करेक्टर्स बनाने हैं। ये मैंने वहां से सीखा कि अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे बनानी है। और फिर जो टेक्स्ट की समझ होती है कि अगर टेक्स्ट जो है, जो आपका प्ले है, जो आपका ड्रामा है, जो आपके डायलॉग हैं, उसको समझना कैसे, उसका सब टेक्स्ट कैसे होना है, कि प्ले के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो ये होता है, लेकिन एक करेक्टराइजेशन कैसे बनानी है, उसका पीछे का चीजें जो है, जो स्क्रिप्ट में नहीं दी हुई, आपको बैक स्टोरी वो आपको कैसे डेवलप करनी है ताकि करेक्टर जो है वो सॉलिड करके नजर आए। तो ये 3 चीजें कह सकते हैं जो मैंने एजुकेशन से सीखी, और फिर जब उसको अप्लाई करना शुरू किया तो डे बाय डे एट द एंड वो ये कि काम, पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन कर करके बंदा ज्यादा सीखता है, क्योंकि गलती होती है तभी उसको देखता है और फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करता है कि वो गलती दोबारा ना हो। तो ये 3 चीज। अब आपने बैक स्टोरी की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जा रही हूँ। आपका एक बहुत मशहूर ड्रामा चल रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है ये साल 2021 दुनिया के लिए तो बहुत खराब साबित हुआ है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरा ख्याल है आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साबित हुआ है, बिकॉज आप छा गए टीवी के ऊपर। आपके इस वक्त करेंटली 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक रकीब से, जिसमें आप रफीक अली का किरदार कर रहे हैं, रफीक अली वल शफीक अली, और दूसरा जो है वो आप दिलावर का रोल कर रहे हैं खुदा और मोहब्बत के अंदर। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर हम जो कुछ आपने सीखा है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसकी एक इम्प्लीकेशन देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। अब आप रफीक अली बन जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आप तो रफीक अली हैं, मगर थोड़ी देर के लिए बन जाए, सोचें, आप उतार लें अपने अंदर उसको, ठीक है? थोड़ा सा हम बैक स्टोरी पे चलते हैं रफीक अली की, ठीक है? रफीक अली कौन है, मतलब जब वो, उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी फैमिली कैसी थी, पला बड़ा कहाँ, उसने क्या माहौल देखा अपने घर में, अपने बचपन में क्या चीजें थी जो जो देख के वो जवान हुआ बड़ा। अच्छा, रफीक अली क्योंकि सही बताया बैकग्राउंड उसका गांव का है, लेकिन गांव में वो ऐसे लोगों में से है जिसकी कोई ना कोई रिस्पेक्ट है, कि उसका कहीं वो बैठता है तो वो कहीं ना कहीं जुमले मारता है तो लोग हंसते हैं, उसकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। उसकी कुछ जमीनें हैं जिसपे वो काम करता है, तो वो कोई गरीब या ऐसा नहीं है कि जिसको गांव में कोई जानता नहीं है। एक वो अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है। एक तो ये उसकी बैक स्टोरी हो गई।
पढ़ना बढ़ना उसका वही है कि वो एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखता है, और जो नॉर्मल उनकी शौक होते हैं वही कि वो कभी कभी किसी जो शादियां वादियां होती हैं कि वहां अगर कोई नाचने वाली आती हैं, कुछ आती हैं, तो वो उसको भी देख के महसूस होता है। तो टिपिकली एक गांव का बाशिंदा जो होता है, जो शहर सिर्फ किसी काम से गया तो गया, लेकिन उसका जीना उठना बैठना, उसके शौक, उसका सारा कुछ वो वहीं गांव में ही होता है। उसके वो जानवर जो होते हैं, उसी से उसकी रिस्पेक्ट होती है। जिसके पास जितने ज्यादा जानवर होंगे उतनी रिस्पेक्ट होगी, जिसकी जितनी ज्यादा जमीनें होंगी, तो उसका एम वही है कि जमीन कैसे बढ़ाई जाए या फसल कैसे अच्छी। तो जो टिपिकल माइंड होता है गांव का, वो उसी में पला बड़ा है। और उसी दौरान ही उसकी शादी हुई है, और शादी जिससे हुई है वो बहुत खूबसूरत खातून है उस गांव की। तो वो एक जो वैसी खूबसूरत होती है उससे वैसी मोहब्बत हो जाती है। और उसको हमेशा से उसको मोहब्बत थी, जैसे शादियों में देखता होगा चलते फिरते, क्योंकि क्योंकि अगर गली गांव में अगर कोई ज्यादा खूबसूरत होती है तो वैसे ही मशहूर होती है। तो वो खूबसूरत भी थी और उससे शादी भी हो गई। तो वो उसने दिल खोल के खर्चा किया शादी पे, हर लिहाज से। आस पास गाँव वालों को बुलाया कि देखो मेरी शादी किससे हुई है, कितनी खूबसूरत लड़की है। तो वो इस टाइप का बंदा था, मतलब ये उसकी बैक स्टोरी कह सकते हैं कि जहां से प्ले स्टार्ट होता है वहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो फिर मैं नेक्स्ट आऊँ। हाँ, नहीं ये बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, और इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें एक थोड़ा सा जो एलिमेंट साथ नजर आता है, वो एक थोड़ी सी मिसोजिनी का एलिमेंट भी इसमें नजर आता है कि लाइक औरतों को वो कुछ नहीं समझते। तो मतलब सारे मर्द गांव के तो बुरे नहीं होते। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ उसकी साइकी में कि ये क्या उसने अपने घर में देखा है कि उसके माँ बाप के बीच में जो रिलेशनशिप थी, क्या वो इस तरह की थी डायनामिक्स उसकी, वो इसी माहौल में पला बड़ा है कि जी औरत जो होती है वो जानवर से भी बदतर होती है, या लाइक यू नो इक्वलेंट होती है। तो ये चीज कैसे उसने कहाँ से उसने ये चीज रखी है, उठाई है? ठीक है, अभी तक जो मैंने बात की वो तब तक की, वो जवानी तक ऐसा पला बड़ा। अब बात करें जहां वो आज सिचुएशन में खड़ा हुआ है, क्योंकि हमने उसको प्ले में देखा कि वो आज जिस जगह पे है। हमें नहीं पता कि वो बचपन कैसा था, जवानी कैसी थी, तब तक कैसा था। हमें पता है कि अच्छा जी 20 साल से वो ये कर रहा है। अच्छा, ये जितनी भी बातचीत है ये मेरी एडेप्टेशन है या मेरी समझ है, बिल्कुल हो सकती बिल्कुल। है राइटर कुछ और सोच के उसने कुछ और लिखा हो, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने वो परफॉर्म किया। असल में एक तो राइटर की बात आई है, तो मैं हमेशा जब भी राइटर इस प्ले की बात आती है सबसे पहले सलूट जो करता हूँ राइटर को करता हूँ कि इतना खूबसूरत लिखा बी गुल ने। मतलब ऐसे स्क्रिप्ट लिखे ही नहीं जा रहे आजकल। एक सैल्यूट बहुत हमारी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, क्योंकि हमारा तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा अगर आप पहुंचा सके उन तक कि बहुत बिल्कुल बड़े बड़े फैंस यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो वाकई में वो क्लास है, वो एक मास्टरपीस उन्होंने बना दिया है। अब उनको कलम तोड़ देना चाहिए उसके बाद। ये राइटिंग में उन्होंने ताजमहल बना दिया है, राइटिंग में। अब वो इस चीज को मेरा ख्याल है वो खुद भी शायद नहीं तोड़ पाएंगी, मेरा अपना ख्याल है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते फील हुआ कि ये डायलॉग है नहीं, ये तो एक पोइट्री लिखी हुई है। मतलब जिस तरह से डायलॉग चल रहे हैं वो शायरी की तरह चल रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली। बहुत खूब, पढ़ने में इतना मजा आया, फिर परफॉर्म करने में तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो राइटर को जाता है। फिर अगर उसके बाद जाता है तो उससे भी ज्यादा क्रेडिट मैं कहता हूँ काशिफ निसार साहब जो डायरेक्टर हैं। नो डाउट। बहुत ज्यादा कि उनने उसको किस तरह कंसीव किया, और एक्टर्स कास्टिंग कितनी बेहतरीन की कि वो हो सकता था कि वो मशहूर तरीन लोग रख लेते जो आज के टाइप के हैं या आज के दौर के, लेकिन उनने वैसी कास्टिंग की जैसे उसके लिए स्पेशलाइजेशन होती है कि ये करेक्टर इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। बेशक वो सानिया जी का हो, बेशक वो हदीका जी का हो, बेशक नोमी भाई का हो, बेशक वो फरियाल का हो या हमजा का हो। मतलब हर करेक्टर जैसे वो अंगूठी में नगीना जड़ा जाता है ना, तो उस तरीके से था ये। तो मतलब जहां जहां मुझे अप्रिशिएट किया जाता है तो मैं कहता हूँ इसमें मेरे से ज्यादा जो है वो राइटर और डायरेक्टर का जो है वो अप्रिसिएशन बनती है, जो कि लाजमी उनको उन तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं रफीक अली पे कि वो आज जो हम उसको देख रहे हैं वो ऐसा क्यों है। नंबर एक बात ये, मैं जब भी रफीक अली की बात होती है कि मैं कभी भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा। औरत पे हाथ उठाना, औरत को गाली देना, औरत के साथ ऐसा सलूक 100% गलत है। मतलब 1% भी उसकी कोई रियायत या
हम क्या कह सकते हैं उसको, हम कोई मार्जिन नहीं दे सकते कि इसने अगर औरत के साथ ऐसा किया तो शायद नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हाथ उठाना, कुछ भी कहना, फीमेल के साथ कोई ऐसा रवैया, वो बिल्कुल 100% मैं उसको मैं उसको बिल्कुल बुरा समझता हूँ और बुरा है। कि कहीं भी मेरे किसी जुमले से ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं रफीक अली को डिफेंड कर रहा हूँ, हरगिज नहीं। बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई उसमें मार्जिन नहीं दिया सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों है, बिल्कुल। हम क्यों पे आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि उसको डिफेंड कर रहे हैं या ऐसा सही है या हो सकता है, नहीं, वो 100% गलत है, ठीक नहीं है। होना चाहिए। हाँ। ठीक है, हम बात करते हैं क्यों है। क्यों के जवाब हमें ऐसा मिलता है कि नंबर एक बात, कि कोई भी इंसान होता है, जो हम इंसान हैं, वो ब्लैक या व्हाइट नहीं होता है। बिल्कुल। हमारे गांव में ना, वो जैसे हमारे काशी भैया हैं, वो कहते हैं कि एक फुट्टा रख के ना, एक स्केल रख के लकीर लगा दी जाती है कि ये ब्लैक और ये व्हाइट। जबकि असल में इंसान जो है वो ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। सही है। क्या उसमें बुराइयां ज्यादा हो, अच्छाइयां कम हो, या अच्छाइयां ज्यादा हो, बुराइयां कम हो, लेकिन वो मिक्सचर होता है। तो इसी तरह अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 100% हम इसको ये नहीं कह सकते नेगेटिव है, या 100% हम इसको नहीं कह सकते पॉजिटिव है, ग्रे है। लेकिन ग्रे है तो वो व्हाइट से ज्यादा ब्लैकिश की तरफ है। ठीक है, अब वो क्यों है। एक बंदे की शादी हुई गांव की खूबसूरत तरीन लड़की से, 20-22 साल हो गए उस शादी को। हम्म। पहले दिन से उसको पता है कि मेरी बीवी किसी और से प्यार करती है। ये छोटी बात नहीं है, ये वो चीज है कि अगर हम इस पे सोचने पे आए तो शायद हम मतलब 20 दिन भी बर्दाश्त ना कर सकें, अगर हम हकीकत में सोचने पे आए। वो बंदा 20 साल से उस अजाब में या उस आग में जल रहा है कि मेरी बीवी है, मोहब्बत किसी और से करती है, और वो भी खूबसूरत मोहब्बत। उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, उसमें कोई गंदापन नहीं है, खूबसूरत मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जो वो चाहता है कि वो मुझसे करे, लेकिन वो किसी और से करती है। हम्म। और उसी में वो 20-22 साल उससे रिलेशन भी अच्छा है, उससे घर का ख्याल भी वैसे रखती है, सब कुछ है, लेकिन मोहब्बत नहीं है। तो जब ये एक चीज अगर आती है ना, तो वो डेली अंदर कितना इंसान कुढ़ता होगा, या जो एक मर्द होगा वो अंदर कितना कुढ़ता होगा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और फिर हम्म। उसको उससे ज्यादा मोहब्बत है, तभी वो आज तक उसके साथ है। बिल्कुल। वरना कोई 20 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तलाक दे के साइड पे करेगा। लेकिन वो जो साथ है वो उसकी मोहब्बत है। हम्म। तो वो मोहब्बत जो वो उससे करता है, और वो मोहब्बत जो वो किसी और से करती है, उसने उसको एबनॉर्मल कर दिया है। वो नॉर्मल नहीं है अंदर से, अंदर सब कुछ गल सड़ गया है उसका। वो दिल, गुर्दे, पसलियां वो हैं ही नहीं। ये मतलब मेरा कंसीव की हुई बात है। तभी वो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कभी वो बिल्कुल एक जंगली लग रहा होता है, कभी वो बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा लग रहा होता है कि बच्चों जैसी बातें कर रहा है, कभी वो विलन लग रहा होता है, और कहीं वो विलन नहीं लग रहा होता कि बात सही कर रहा है। तो वो उसका वो सिचुएशन है जो उसने 20 साल में गुजारी है, जो हम्म। 20 साल गुजारे हैं, उसकी वजह से वो ऐसे है। हम्म। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे कि वो अच्छा है बुरा है, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन बात कर रहे हैं कि ये जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वो इस वजह से है। हम्म। लेकिन मुझे ये बताएं आप कि रफीक अली को, अगर आप एक ही गांव में हैं, तो क्या उसको पहले पता थी ये बात, सकीना की शादी से पहले, कि ये किसी और से उसकी कोई रिलेशनशिप है? उसने फिर शादी क्यों की थी? देखें, शादी जब की गई, जब क्योंकि वो उस गांव की, हम कह सकते हैं कि लव स्टोरी, जैसे हीर रांझे की लव स्टोरी होती है, कोई भी लव स्टोरी होती है, वो वहां की मशहूर तरीन लव स्टोरी थी। हम्म। लेकिन जिस तरह वो लव स्टोरी खत्म हुई कि हम्म। उसके क्या कहते हैं, जो मकसूद साहब हैं, उन पे कत्ल का इल्जाम आया और उनको सजा हो गई, हम्म। तो वो लगा ऐसे कि वो वाली स्टोरी खत्म हो गई। हम्म। ठीक। और उसके साथ शादी करना, सकीना के साथ, वो एक अचीवमेंट थी, क्योंकि वो खूबसूरत तरीन खातून थी। और मकसूद साहब का तो एक हम इमेजिन करते हैं ना कि हमारे सामने आई है स्टोरी। हम्म। पता नहीं उस गांव में हम्म। 30 लोग, 30 मर्द थे या 40 मर्द थे जो कि सकीना पे मरते होंगे। हम्म। ये अलग बात है कि सकीना मकसूद साहब पे मरती थी, लेकिन 30-40 और लोग भी थे जो उस पे मरते होंगे। हम्म। लेकिन
के बाद शादी होना रफीक से, तो वो एक अचीवमेंट है। हरगिज ऐसा नहीं है कि आगे जाके ऐसा होगा। वो नॉर्मली होता है कि अगर हम अपने बात करते हैं, बचपन में कजन के साथ मोहब्बत सबकी होती है, बड़े होके शादी कहीं और होती है, तो वो बचपना होता है कि वो बचपना था, ठीक है, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, या स्कूल में कोई एक डेस्क पे बैठते थे हम, अच्छा लगता था, या कोई भी, तो वो एक बचपना होता है। लेकिन जब शादी होती है तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर बच्चों में, शौहर में, घर में, सब सब एक नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो तो ये सोच के था कि अब मतलब इससे शादी हो गई, हो सकता है कि इसको भी मोहब्बत हो, उन 30 लोगों में से ये भी हो, और जिसको मोहब्बत होती है उसको यही लगता है कि मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा पावरफुल है, और मेरी मोहब्बत पावरफुल है तभी ये मुझे हासिल हुई है। मेरी मोहब्बत में इतनी इतना इतना दम था, इतनी इतनी शिद्दत थी, तभी मुझे हासिल हुई है। और अब तो जाहिर बात है, मैं जब इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ तो ये भी मुझसे मोहब्बत करेगी। ये एक इंसान की फितरत होती है कि वो ना चाहते हुए भी उसको उम्मीद होती है कि मैं अगर किसी से प्यार कर रहा हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करेगी। अब वैसा ना होना, वो एक एक मतलब अलग सिचुएशन है जो कि इसमें दिखाई गई। तो वो मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने किसी ऐसी सिचुएशन में कि ये इससे मोहब्बत करती है तो मैं इससे जबरदस्ती शादी कर लूं। मोहब्बत होगी इसको भी, तभी वो शादी की गई। जिसमें डायलॉग में कि जब वो आई थी, जब वो सहन में बैठी भी थी, तो बैठी भी क्या थी, चमक रही थी। खूबसूरत खूबसूरत डायलॉग, सीन बहुत प्यारा है, सीन बहुत 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 प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस सीन के अंदर मेरा ख्याल है वो जो छोटी छोटी जो पॉइंट्स उठाई गई हैं, और जो इमोशंस का एक उतार चढ़ाव है, कि वो बिल्कुल लगता है कि जैसे एक बड़ा मासूम सा बच्चा है, एक बहुत ही वल्नरेबल सा इंसान है जिसके साथ वाकई ज्यादती हुई है। टू बी ऑनेस्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लेयर्स हैं। ऐसा करेक्टर लिखना मुश्किल होता है क्योंकि सिंपल करेक्टर नहीं है ना। अब मतलब मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर काम हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि वो सिंपल सिंपल डायलॉग है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, कोई नेगेटिव करेक्टर है, पॉजिटिव, बस सिंपल सिंपल लाइंस है। यहाँ इस प्ले में कोई किरदार भी सिंपल नहीं है। लेयर, कभी लग रहा है कि वो मतलब अगर हम रफीक अली की बात करते हैं कि इससे नफरत भी होगी आपको, इस पे प्यार भी आएगा, ये इसको देख के रोना भी आएगा। तो लेयर्स हैं इसकी, जो राइटर ने और डायरेक्टर ने एपिसोड वाइज या स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं, उसको हटाया कि कहीं वो कुछ लगता है, कहीं वो कुछ लगता है। और ये हकीकत है कि इंसान एक सा नहीं होता। किसी जगह पे वो क्रूल भी होता है, किसी जगह पे वो बिल्कुल हम्बल होता है, किसी जगह पे वो मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर यूज हो रहा होता है, किसी जगह पे वो बहुत सीरियस होता है। मैं अगर हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ जैसे हूँगा, मैं अपने मामू के साथ वैसा नहीं हूँगा। जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ हूँगा, वैसा मैं अपने मोहल्ले वालों के साथ नहीं हूँगा। तो वो हर एक इंसान मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म का होता है। तो ऐसा लिखना ही मुश्किल होता है, ऐसा फिर परफॉर्म करना भी मुश्किल होता है, लेकिन असल ऐसा ही होता है इंसान। तो आपका कहने का मतलब, जो मैं थोड़ा सा समझती हूँ, या जो मुझे समझ में आ रही है, कि अगर सकीना का एटीट्यूड वैसा ना होता जैसा कि उसका एटीट्यूड है, तो फिर रफीक अली भी वैसा ना होता जैसा कि वो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरे हमसाए में एक लड़का और होगा जो पला बड़ा होगा, तो वो मुझसे अलग होगा क्योंकि उसका माहौल अलग होगा। तो इंसान जिस जगह पे पहुंचा हुआ होता है, तो वो उसी वजह से होता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई, वो रहा किन लोगों में। बहुत सा होता है कि हम क्लास में होते हैं, हम मैट्रिक में है या बैचलर कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो 30 लोग हैं वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से आए हैं, तभी वो मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर इसके साथ ऐसा 20 साल ऐसा ना हुआ होता तो ये शायद मुख्तलिफ होता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरा अपना भी जाती ख्याल यही है कि अगर शायद इसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता, तो रफीक अली एक बहुत डिफरेंट इंसान होता। बिकॉज उसकी आपने छोटी छोटी सी चीजें दिखाई हैं इसके अंदर, और स्पेशली आई थिंक जो काफी सारे डायलॉग्स हैं सकीना के, जो वो हाजरा के साथ हैं, कि स्पेशली जो बच्चों से रिलेटेड वो बातें कर रही होती हैं, कि एक जब बेटा भी हुआ, 5 बच्चे हुए, 5 बेटे थे जो कि जाया हो गए, एक जो था वो 1.5 साल का था जब उसकी डेथ हुई, और रफीक अली उसको अपने कंधे पे घुमा घुमा के घूमता था सारे उसमें।
लाइक बेसिकली ही वाज नॉट अ बैड मैन, ही इज नॉट अ बैड मैन, इंटरनली वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हालात की वजह से वो बन गया जिस तरह का वो बन गया। तो मतलब उनकी परसेप्शन ऐसा ही है। मतलब कोई भी हम रियलिटी की बात करते हैं तो ऐसा ही होता है ना, कोई बचपन में बुरा पैदा नहीं होता, बचपन में तो मासूम ही होता है। अब वो मासूमियत उसके हालात कब उससे छीनते हैं, उसके आसपास का माहौल उससे कब छीनता है। कुछ लोगों से नहीं छीनता, वो बड़े होने तक वैसे ही अच्छे होते हैं। कुछ लोगों से उनके आसपास के हालात या उसके घर के हालात कि ऐसे कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो उसके जाहिर बात है डे बाय डे ऐसा होता है ना, एकदम से कुछ चेंज नहीं होता, तो उसका माइंड वैसा बनना शुरू हो जाता है। वरना तो इंसान व्हाइट बोर्ड की तरह होता है, लेकिन डे बाय डे जो जो उस पर लिखा जाए, अब वो अच्छी इबारतें लिखी जाए तो वो अच्छा हो जाता है, अगर उस पर नेगेटिव इबारतें लिखी जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो इसमें जो चेंजिंग आई है वो डे बाय डे आई। शादी वाले दिन तो वो बहुत खुश था, लेकिन वो कहता है कि शादी वाले दिन पहले दिन से वो खुश नहीं थी। तो जो पहले दिन से देख रहा है इसकी भी खुश नहीं है, तो डे बाय डे उसके अंदर क्या तब्दीलियां आई होंगी। लेकिन वो ये कि वो उससे मोहब्बत करता है, तभी उसको 20 साल तक उसने छोड़ा नहीं। लेकिन जो उसके अंदर सब कुछ गल गया, सड़ गया, जिसकी वजह से वो पीने की तरफ भी चला गया, बेहोश होश भी नहीं रहता, वो मारता भी है, तो वो जाहिर बता वो उसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से तो आई है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये नेगेटिविटी सिर्फ एक साइड पे निकलती है, ठीक है? अगर उसी में आपने देखा, जैसे अभी तो सिर्फ कितने 13 एपिसोड हुए, इनकी जो इंटरेक्शन 12 तो जो इंटरेक्शन थी मकसूद साहब के साथ, तो उसूलन तो टोटे टोटे करके नहर में बहा देने चाहिए थे ना पहले ही दिन पे, क्यों नहीं किया उसने? अच्छा, हम कुछ भी चीज करते हैं कि अगर हम उसको ड्रामा ड्रामा खेलेंगे खेलेंगे वो तभी होगा जब हम उस पर लेयर बाय लेयर चलेंगे। मतलब जैसे हम दिखा रहे हैं कि वो इतना दुश्मन है, इतना दुश्मन है जी, अगर ऐसा होता कि वो गांव आते और वो उनको कत्ल कर देता, बात खत्म हो जाती। वो खत्म हो जाता। मतलब ड्रामा होता ही था ना। सही बात है। ड्रामा ड्रामा तभी रहेगा जब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। हाँ, तो ड्रामा है ना तभी। जरूर। हाँ, बिल्कुल। अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही नहीं होगा, एक फैमिली है, वहां बच्चा पैदा हुआ, प्यार मोहब्बत में बढ़ा, फिर उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा पैदा ही कॉन्फ्लिक्ट से होता है और तब तक रहता है जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रहे। तो कोई भी ड्रामा होगा जो अच्छा ड्रामा होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट को रखना पड़ेगा। हाँ, अब उससे खेलते कैसे हैं वो राइटर और डायरेक्टर का काम होता है कि उसको राइटर ने कैसे खेला और फिर डायरेक्टर ने कैसे दिखाया। तो वो रखना यही मकसूद था इसका, मकसूद साहब के साथ, कि नफरत है, लेकिन नफरत वो है कि खत्म मार देना से उसकी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि वो 20 साल जिस चीज को बर्दाश्त कर रहा है वो 20 मिनट में उसको खत्म नहीं करना चाहता। शायद उसको ये लगता है कि मेरे को मार दूंगा ये इनके लिए छोटी सजा होगी, क्योंकि मैं 20 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं 20 20 मिनट में इसको मार दूं बात खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक मतलब उसकी इनर सोच हो सकती है, क्योंकि वो अजीब अजीब मतलब वो बात कर रहा है कि मैं टुकड़े कर दूंगा, ये कर दूंगा, फिर वो कहता है कि शहर में अगर शोरूम डालना हो तो कितने पैसे लगते हैं। तो ये एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता कि वो कभी कहाँ है, कभी उसका मार। वो हरगिज पागल नहीं है, वो हरगिज साइको नहीं है। वो जो भी करता है सोच समझ के कहता है, लेकिन वो किसी एक सिचुएशन में नहीं चल रहा होता, एक वक्त में पता नहीं क्या क्या उसके जहन में चल रहा है। उसके जहन में अपनी बीवी की मोहब्बत भी चल रही है, उसके जहन में अपनी गांव में अपनी रिस्पेक्ट भी चल रही है, उसके जहन में नफरत भी चल रही है जो उसको अपने रकीब से है। तो सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। वो हरगिज नहीं चाहेगा कि अपनी शुरू से एंड तक कि वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने गांव में उसकी बेइज्जती हो, जो कि होती है, लोग उसके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। उसने कभी नहीं चाहा कि उसके घर वाले उससे दूर हो गए, जो कि हो गए हैं। उसने कभी नहीं चाहा कि मेरा जो दुश्मन है वो मेरे सामने आए और इस तरह के हालात हो, लेकिन वो होता है। तो वो किसी चीज के लिए तैयार, मतलब पहले से तैयार नहीं था। जो सारी सिचुएशन सामने आ रही हैं उसको फिर वो अपनी समझ के मुताबिक उसको डील कर रहा है। रफीक अली की अमीरन के साथ किस तरह की रिलेशनशिप देखें, जहन में रखें कि बेटी हमेशा बाप बाप के साथ होती है, तो वो तो है कि प्यार तो बिल्कुल है। प्यार नजर कहाँ आता है कि बेटी अपने बाप के साथ कैसे है, कि
माँ डरती है, सारा कुछ है, लेकिन बेटी कैसे है, वो हंसती भी खेलती भी है। वो क्या कहते हैं, देखने में आएगा कि वो बाप को धमकी भी देती है, मैं चली जाऊंगी, यूं कर दूंगी, और वो कहता नहीं नहीं। तो वो तो बहुत प्यार है, बेटी के साथ तो प्यार है। जो एक दिखाया गया कि बेटी पे हाथ उठाया गया, उसका जवाब हम डायलॉग में वहां भी मिलता है कि जहाँ वो माँ उसको मारती है, अमीरा को। तो वो बेटी कहती है कि बाप अब्बा ने तो एक दफा मारा था, ये तो रोजाना मारती है। तो माँ रोजाना मारती है, उसको इतनी मोहब्बत है, और जिसने एक दफा मारा होगा उसको कितनी मोहब्बत होगी। तो मोहब्बत अमीरा के साथ तो बहुत है। तो वो मतलब उसमें तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अमीरा से कोई मसला नहीं है ना उसको, मसला है बीवी से जो किसी और से मोहब्बत करती है। और वो मोहब्बत भी बहुत अच्छी वाली मोहब्बत। एक होता है ना बुरी मोहब्बत हो तो बंदा जाके किसी को कत्ल कर दे, ये गंदी मोहब्बत है, पकड़ी गई, या कोई ऐसी जो हम नॉर्मेलिटी देखी, अक्सर फजूल से वाकया सामने आते हैं, कोई रंगहार पकड़ा गया या कुछ हो गया तो वो मार देते हैं, जो भी होता है। लेकिन ये मोहब्बत भी ऐसी मोहब्बत है कि वो देखता है कि इतनी इतनी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो जो वो चाहता है कि मुझसे हो इसको, ऐसी ऐसी पाक साफ मोहब्बत, अच्छी मोहब्बत। लेकिन वो अफसोस के उससे नहीं है और किसी और से है। आयरनी, तरसा हुआ इंसान। जी सही है, ठीक है। वैसे अमीरन में मुझे बहुत ज्यादा झलक उसके कैरेक्टर में मुझे रफीक अली की नजर आती है। बिल्कुल। अपॉर्चुनिस्ट है वो, बिल्कुल जिस तरह से वो चीजों को लेके चल रही है, पकड़ लिया है उसने चीजों को, अपना कमरा ले लिए है, अपनी हर चीज पे अपनी मिल्कियत कर रही है। तो वो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि वो जेनेटिकली उन्होंने लिखा कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर झलक क्लियरली नजर आती है रफीक अली की बिल्कुल अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उसमें बाप की बहुत सारी, मतलब कई डायलॉग एक से लिखे हुए हैं कि वो जिस तरह से बोलती है वैसे वो बोलता है। कोई जो इजाफत होती है कोई बात करके वाला है, ये तो फिर है। तो इसी तरह उस वो बेटी में भी है। तो वो काफी आदतें हैं जो हमें नजर आती हैं देखते हुए कि ये बाप से मिलती जुलती हैं। लेकिन दूसरी साइड पे इंटेंशनली किया गया है सारा, साकिब। देखें, ये कुछ राइटर में था, कुछ डायरेक्टर की तरफ से था, ठीक है। तो वो फिर मतलब आपको नजर आ रहा है। दूसरी साइड पे अमीरा हमेशा चाहती है कि वो अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो, माँ से ज्यादा प्यारी है। तो वो दूसरी साइड पे वो भी, वो अपनी माँ से भी एक कंपैरिजन में उसके डायलॉग नजर आते हैं। वो एक अलग उसका पहलू नजर आ रहा है। लेकिन वो हाँ, बाप से जो है वो काफी चीजें उसमें आई हैं। यहाँ बीगुल हमारे इमोशन से खेल रही है ठीक है, ऊपर तो नीचे। मजा है। अगर अगर ऑडियंस पहले एपिसोड से पता चले अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, या ये कैरेक्टर ऐसा है तो ऐसे, तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। तो जो इसकी खूबसूरती है वो यही तो है कि कभी एक कैरेक्टर का अलग शेड नजर आता है, कभी उसका दूसरा कलर नजर आता है, कभी वो ऐसे लग रहा था। क्योंकि ऑडियंस तभी कैप्चर होगी जब वो उसमें इन्वॉल्व होगी, कि हम दिल में बात करते हैं अच्छा ये अब ऐसा होगा, अच्छा नहीं ऐसा होगा। तो मजा तभी आता है जब ऐसा ना हो, एक अलग रंग निकाले। अगर वो एक प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि अच्छा ये यूं होगा, अब ये यूं होगा और यूं हो जाएगा, तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं रहता। हमेशा जो अच्छा राइटर होता है वो हमेशा जब लिख रहा होता है, मतलब ये मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि वो पहले कलम रोकता है कि अच्छा जी पहला ख्याल तो ये आ रहा है तो इसको तो हटा दूं, क्योंकि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ और ये सब भी सोच रहे होंगे, तो ये तो नहीं लिखना। तो इसको हटा के दूसरा या तीसरा या चौथा ख्याल जो कि लोगों की सोच में ना आए, तो वो मजे का होगा। फिर जो करेक्टर आपको शुरू में नजर आ रहा है वो एंड में वैसा नहीं होना चाहिए। वो उसमें उसके उसकी जर्नी जर्नी हो, उसमें कोई चेंज आए, तभी वो एक ड्रामा जो है, वो ड्रामा हो या फिल्म हो या कोई भी स्टोरी हो, तो वो एक मजे की स्टोरी है। क्योंकि जो हालात गुजरे हैं उस स्टोरी पे, तो उसकी वजह से उसमें कोई असरअंदाज होना चाहिए ताकि वो चेंज हो, तभी वो मजे की चीज। अच्छा, अब मैं आपसे 2 या 3 सवाल पूछूंगी, रफीक अली जवाब देगा, ठीक है? साकिब समीर जवाब नहीं देगा, रफीक अली जवाब देगा, ठीक है? अच्छा, तो रफीक साहब मुझे ये बताइए, आपको गुस्सा किस बात पे आता है? और ये सवाल ही गलत है। सवाल होना चाहिए किस बात पे गुस्सा नहीं आता। अब मुझे लगता है और हर बंदा गलत है, और कोई बंदा
समझता ही नहीं है कि रफीक अंदर के अंदर क्या बांबड़ बोल रहे हैं। हो ही नहीं सकता कोई समझे। ओए, अगर आप मेरी जगह होते ना तो मैं फिर पूछता आपसे कि 20 साल क्या 20 दिन जिंदा रह के दिखाओ। ओए, अपने टोटे करके ना जाके खुद नहर में डाला। मैं एक बात कह दूं इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, साकिब, कि मैं नोमान भाई की, नोमान एजाज की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं और आपने जो उनके साथ सीन्स किए हैं, आई थिंक आपको मैं कुछ अपने रिव्यूज भेज दूंगी। एक जो सीन था जिसमें आपने उनको मुक्का मारा था, जब वो ड्रंक वाला सीन था और आपने उनको झप्पी पाई थी, उसमें जब आप गिरते हैं ना बिल्कुल ड्रंक होके, लाइक रफीक जब गिरता है तो वो कहता है बेगैरत रफीक। ये इम्प्रोव चीजें थी, ये स्क्रिप्ट में नहीं थी। अच्छा, ये स्क्रिप्ट में वो नहीं था तो उस फिल्म में, हाँ हाँ, वो ये चीज मैंने पकड़ ली थी। तो जब मैं इसका रिव्यू कर रही थी अगले एपिसोड में, तो मैंने आपका नाम माजरत के साथ आपके मुंह पे कह रही हूँ, अगर आप कभी सुन लें इत्तेफाक से आपके पास अगर कभी भी टाइम होगा, तो मैंने आपको बेगैरत रफीक के तौर पे काफी दफा याद किया है उसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। गाने दे के मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, आप वही है ना, वो कौन था, बेगैरत बेगैरत बने हुए थे आप उस टाइम, वही है ना आप? अच्छा, थैंक यू। नहीं, मैं बात वो कर रही थी कि नुमान इजाज की एक्टिंग की मैं बात कर रही थी कि लाइक मेरा ख्याल से उनकी कैलिबर का एक्टर बहुत यहाँ शायद शायद नहीं है। आई मीन जो ऑनेस्टली बात है, तो जो फैक्ट है, मगर जो उनके साथ आपके जो सीन्स हैं, जिसके लिए अभी आपने एक छोटी सी झलक दिखाई, उनको भी खा लिया है। मतलब ये ऐसा क्या था? ऐसा बोल। नहीं नहीं, ये ऑनेस्टली साकिब, आई एम नॉट सेइंग इट ऑन योर फेस, ये मेरे पुराने रिव्यूज में भी आप देख लें जाके बात, ये बात मैंने ऑन रिकॉर्ड कही है। मतलब लाइक आपने अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज देखिए, नुमान एजाज इज अ वेरी सिक्योर एक्टर। वो आई थिंक आप जो उनके साथ जो काम करता है उसको बहुत स्पेस और बहुत रूम देते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ये रोल ऑफ योर लाइफ टाइम है, छक्का मार लो, ठीक है, मैं तो खड़ा हूं यहाँ पे, तुम करो जो तुम्हें करना है, अटेंशन एंड फोकस शुड बी ऑन यू रादर देन ऑन मी। मगर जहां पे वो सीन एंड होता है ना, अगर आप खुद थोड़ा सा देखें, उनके चेहरे पे आपके डायलॉग्स के बाद एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। लाइक मुझे लगता है वो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी हंसी को रोका है, और जैसे कट होता होगा आप लोग सब के सब, मेरा ख्याल है, हंस हंस के पागल हो जाते होंगे। मेरे अपनी असेसमेंट होता था ऐसे। मतलब हंस के कुछ सीन हंस के, और कुछ में वो थप्पड़ मारते थे आके कि क्या मतलब ये, क्योंकि कई हरकतें ऐसी होती थी जो डिसाइड नहीं होती थी। वो सीन में आते थे तो वो मैं कोई हरकत कर देता था, तो उसके बाद फिर वो थप्पड़ मारते थे या पप्पी कर देते थे। तो ये उनके दो रिएक्शन होते हैं किसी, मतलब जब वो बहुत ज्यादा सीन अच्छा हो जाता है या होता है, तो या तो वो थप्पड़ मारते हैं आके या फिर पप्पी कर देते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं खाने की, मतलब मैं नोमी भाई को चख भी नहीं सकता, मतलब खाना तो मतलब दूर की बात। और अगर आपको लगा कि मैंने कुछ किया, मैंने सिर्फ उतना किया जितना उन्होंने इजाजत दी, कि वो उन्होंने चाहा कि इतना कर ले, वरना अगर वो चाहते तो वो मतलब मुझे हिलने भी ना दे, वो मतलब वो इतने ऑब्वियस वो ऑब्वियस है। बड़े। यही तो इसीलिए तो मैंने ये पूरी तकलीफ की कि उनकी अपनी सिक्योरिटी अपने क्राफ्ट के साथ इतनी ज्यादा है कि वो सामने वाले को खेलने का पूरा मौका देते हैं कि भाई तुम सेंचुरी बना लो, मैं अपनी जगह क्रीज पकड़ के खड़ा हुआ हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने पूरी फील्ड छोड़ी हुई है। तो दिस इज साइन ऑफ अ वेरी ग्रेट एक्टर। मतलब ये हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जो अपने क्राफ्ट को समझता हो और जो इतना सिक्योर हो अपनी अपनी पर्सनल पोजीशन को लेके। तो अगेन आज बहुत सारे सलाम भिजवा रही हूँ मैं। एक सलाम हम लोगों की तरफ से नुमान एजाज को भी, बल्कि वो तो अभी हमारे पड़ोस में, मेरा ख्याल है वो मिल्टन में होते हैं, वो प्रोबेबली उनकी शायद रेस्टोरेंट यहीं पे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है वहां, बिल्कुल है, बिल्कुल। रांची के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया। जी। तो सॉरी, मैं सारा आपका मैंने ट्रैक खत्म कर दिया। ये पहला इंटरव्यू जिंदगी का है ना मेरी, तो इसलिए मैं खुद भी नहीं हूँ इस फील्ड के अंदर, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पे एक्टर को किधर से कहाँ से लेके जाना है, क्या करना है। अच्छा, रफीक अली, आपको खुशी किस बात पे होती है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी?
सॉरी मुझे आवाज नहीं आई आपकी, What दोबारा makes पूछिए। you happy? आपको खुशी किस बात से मिलती है? देखें इस वक्त अगर जो हम सिचुएशन हम देखते हैं जिस जगह पे वो रफीक अली है, अब तो वो मटेरियलिस्टिक हो गया है। अब उसको जमीन से, गांव में अपनी इज्जत से, अब उनको उसको इन चीजों से जो है ना वो ज्यादा है कि वो उसका उसने कहा मैंने ट्रैक्टर नया लिया है, क्योंकि ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर होता है वो एक बड़ी चीज होती है। अगर गांव में किसी के पास हो तो वो मटेरियलिस्टिक हो गया, क्योंकि शायद उसकी जो फीलिंग्स थी ना वो इतनी मजरूह हुई हैं कि अब वो शायद नहीं चाहता कि वो मतलब मोहब्बत वाली फीलिंग्स या और फीलिंग्स, क्योंकि वो 2-4 दिन की बात नहीं है ना, 20 साल की बात है। तो वो अब उसको ना कोई उम्मीद नहीं रही कि कुछ मजीद बेहतर होगा या कुछ होगा, मतलब उसके इमोशनल चीजों के हवाले से। अब वो मटेरियलिस्टिक हो गया, जमीन जिससे उसकी इज्जत बढ़े, क्योंकि अब लोग पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं। तो अब उसको पता है कि जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी। अब उसकी रिस्पेक्ट किस बनेगी कि उसकी जमीन ज्यादा हो, उसकी ट्रैक्टर हो, उसकी फसलें और खेत ज्यादा हो। तो अब वो उस माइंड का हो गया कि अब उस वो सिर्फ सेल्फिश कह लें या जो भी कह लें, जो जो भी हम बेशक नेगेटिविटी है, लेकिन वो अब उस सिचुएशन में आ गया कि अब उसको ये चीजें खुश करती हैं। रफीक अली के दोस्त उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखें इस सिचुएशन में तो जाहिर बात है वो पीठ पीछे मजाक ही उड़ाते हैं कि वो सीन इसमें है भी सही कि वो बड़े फख्र से घर से बाहर निकलता है, लेकिन आगे जो है वो पीठ पीछे उसकी बुराइयां हो रही होती हैं। तो वो इस वक्त तो बहुत बुरी सिचुएशन है कि वो मेरे ख्याल में तो अकेला ही रह गया। जो उसके दोस्त थे वो भी उसकी बेइज्जती करते हैं। जो एक सीन था कि वो नई के पास जाके बैठता है, ब्यूटीफुल, अ, ब्यूटीफुल सी। वो नई जो है बातें दूसरे से कर रहा है कि वो जानवर भी जो होता है ना वो घर की इज्जत की तरह, औरतें की तरह होता है। तो वो लोग अब उसको तंजिया तंजिया बातें करते हैं, जबकि वो चाहता है कि शायद फखर से बात होगा। फिर वो बातें भी है कि मुंह से काट दूं तेरी, क्योंकि मूंछ जो है वो एक रिस्पेक्ट और मर्द की निशानी होती है। तो वो सारे डायलॉग इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं कि वो बोले कहीं जा रहे हैं लेकिन वो हैं किसी और के लिए। के लिए। बिल्कुल। तो इस वो गाने में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो बहुत ठेठ, आई थिंक वो पंजाबी का एक लफ्ज था। तो वो कौन सा जानवर था जिसको कि वो लंबा जो आदमी था, जो दूसरा गुजरों का जो दूसरा आदमी था, उसने जो क्या चीज थी जो उसने भगाई थी? बुफेलो, भैंस। अच्छा ओके, भैंस। अच्छा ओके ओके, सॉरी। तो भैंस जो वहाँ गांव में मतलब बड़े जानवर में आती है, तो वो दूध के लिए और वो कारोबार के लिए, पैसे के लिए। अच्छा, जो उसके घर में भी एक भूरी भैंस भूरी का है। जो भूरी, भूरी वो का तो उसकी, बड़ा मेजर कैरेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भैंस जो होती है, भैंस गाय जो होती है, वो गांव में एक रिस्पेक्टेबल और घर के फर्द की तरह होती है, क्योंकि वो कमा के भी देती हैं और नस्ल के हिसाब से भी उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो वो अगर कोई किसी की भैंस जो मैं एक वो भी है ना, मुहावरा भी होता है कि भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तेरी भैंस खोल खोल के थोड़ी थोड़ी ले गया हूँ। तो सही। वो भैंस वो एक बड़ा आइकन होता है कि फैमिली में। तो वो उसने तो उसकी भैंस उठा के ले गया। वो कहते बड़ी बात है भाई, इतना बदमाश है कि उसकी भैंस उठा के ले गया। तो वो उसकी बदमाशी पे वही बातचीत हो रही थी। मंच मंच कहते हैं उसे, भैंस को, बुफेलो। अच्छा, ये आपको पता था? मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया लफ्ज था। मुझे 3-4 दफा मैंने रिवाइंड करके उसको सुनने की कोशिश की कि मुझे समझ आ जाए कि ये है क्या। और कोई हमारे पास कोई गूगल ट्रांसलेट तो होता नहीं क्या, उसमें डाल के पूछ ले है क्या। तो उस वक्त बड़ी बेचैनी थी मुझे कि ये पता लग जाए कि ये है क्या चीज ये। चले, थैंक यू सो मच कि आपने उसको क्लियर कर दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या होगा रफीक अली के साथ? ठीक है, आगे अभी बहुत कुछ है, जैसे मैं कह रहा हूँ लेयर्स हैं इसकी। अभी हमें उसकी नेगेटिविटी नजर आ रही है, तो आगे जाके मे भी हमें उसके और रंग नजर आए, जिसे मैं हरगिज उसको डिफेंड नहीं करूंगा कि अच्छा रंग या बुरा रंग। लेकिन जो अभी हम उसका रंग देख रहे हैं, उसके अलावा भी उसके और लेयर्स खुलनी बाकी हैं, कि वो सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी वो मजीद लोग जो है उसको, सॉरी, मजीद उसको देखेंगे। अच्छा ये इस टाइप का बंदा भी है, अच्छा ये इस हद तक भी जा सकता है। अच्छा ये हो सकता है
किसी जगह पे आपको उससे हमदर्दी भी हो। अभी लोगों को कई जगहों पे हंसी तो आती है और नफरत तो होती है, लेकिन हो सकता है किसी जगह पे जाके हमदर्दी भी हो सकता है किसी जगह पे जाके वो रुलाए भी सही। तो वो उसमें इतना मार्जिन है उसके लिखे हुए में, और उसके जो स्टोरी जिस तरीके से आगे जा रही है। तो अभी मतलब तकरीबन अभी हाफ ड्रामा हो गया है, तो अच्छा। अभी हाफ बाकी है। तो जाहिर बात है वो इसी इसी जगह पे नहीं रहेगा, तो अभी उसमें काफी उतार चढ़ाव हैं हर करेक्टर के हवाले से, सिर्फ रफीक अली के हवाले से नहीं, हर करेक्टर के हवाले से। तो वो देखने वालों को हैरान भी करेगा और मजा भी आएगा शायद। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया मुझे कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन हो सकता है वही बात है कि वो बिल्कुल का कुछ पता नहीं होता, कि वो घुमा जी देता है टाइम्स। बिल्कुल। चले है उस पे चले। बहुत आपने बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया है आज रफीक अली को, और मेरा मकसद भी यही था कि कम से कम जो मैं महसूस करती हूँ वो एक सिंपथी का फैक्टर, एक वल्नरेबिलिटी का फैक्टर, एक मुझे नजर आता है कहीं सॉफ्टनेस उसके अंदर नजर आती है। तो जब वाकई वो बेचारा बेगैरत रफीक को बहुत गालियां पड़ती हैं तो कुछ थोड़ा सा दुख भी होता है कि अब इतना भी बुरा नहीं है बेचारा थोड़ा मार्जिन उसको दे दें। चले हाँ अब। लेकिन वो हम्म, जो लोग देख रहे होते हैं ना, वो उनके जहन में कहीं भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि रफीक अली अच्छा बंदा है, मारता है लेकिन अच्छा नहीं। मारना हर लिहाज से गलत है, जो गलत है ना उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा पे, कि नहीं। अगर ऐसी ऐसी हरकत कोई करता है वो 100% हम उसको डिनाई करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, हम बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे उसको। हम ये बात करें कि ऐसा क्यों है, लेकिन जहां वो गलत है वो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उसकी गलती को अच्छाई में जबरदस्ती करने की कोशिश करें। हम्म, सही है। कुछ और आप इसकी बैक स्टोरी में ऐड करना चाहेंगे अपनी मर्जी से? बैक स्टोरी अगर देखा जाए तो असल स्टोरी तो नोमी भाई की और हदीका जी की है। हदीका जी का नाम आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हैरान उन्होंने किया, क्योंकि इस प्ले में नुमान इजाज, सानिया सईद और सलमान शाहिद जैसे इतने बड़े बड़े नाम थे, और उनमें हदीका जी पहली दफा परफॉर्म कर, तो कहीं से नहीं लगा कि वो पहली दफा परफॉर्म कर रही हैं। और बहुत बहुत खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। वाकई में ये तो मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनली सारी दुनिया हैरान है हदीका का बिल्कुल ये रोल देख के और ये रूप देख के कि ये ऐसी भी, ये भी कर सकती हैं। अमेजिंग। बिल्कुल मतलब हर एक बिल्कुल। बंदा, मतलब लाइक इस ये तो इस बात पे भी मैं आपसे बात करूंगी साकिब, आपको कुछ लग रहा है कि अब हमारा ड्रामा थोड़ा चेंज हो रहा है कि हम कैरेक्टर ओरिएंटेड थोड़े से होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम एक सॉर्ट ऑफ एक टिपिकल हीरो हीरोइन वाले प्रोजेक्ट्स के से हटके? बिकॉज आपने जैसे कहा, मेरा ख्याल है इस वक्त बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं जो वाकई में क्रीम है। स्पेशली काशिफ निसार के इस वक्त मैं दो ड्रामे बहुत रेगुलरली देख रही हूँ, बहुत शौक से देख रही हूँ। एक तो ये दिल ना उम्मीद तो नहीं देख रही हूँ, और रकीब से देख रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये मकसूद साहब की और इसकी कहानी है हाजरा की। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है ये हर कैरेक्टर की कहानी है। अब मेरा अपना परसेप्शन ये है कि ये हर कैरेक्टर की आर्च है, हर कैरेक्टर की ग्रोथ है। चाहे वो रफीक अली हो, चाहे वो इंशा हो, चाहे बाकी के कैरेक्टर्स हो, तो हर एक का एक इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है अपनी जगह पे, एक रोल है। और जैसे मैं देख रही हूँ दिल ना उम्मीद तो नहीं, अब वो ऑब्वियसली अब आपका वो ड्रामा नहीं है, लेकिन वैसे जनरली मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर भी अगर हम पॉइंट आउट करें कि जी इस ड्रामे में कौन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी यमुना का ड्रामा है, या हम ये नहीं कहेंगे कि जी इसका ड्रामा है, उसका ड्रामा। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, जो कि मिलके एक ड्रामा बनाते हैं। इट्स नॉट अ टिपिकल हीरो हीरोइन वाली चीज। तो मतलब ये तो बहुत खुशाइन सी बात है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली कहें या जैसे कहें, हम हमेशा लेट होते हैं। हम्म, हॉलीवुड में ऐसा काम हमेशा से हो रहा है कि करेक्टर बेस, वहाँ कोई हीरो हीरोइन टाइप नहीं होता, वहाँ करेक्टर बेस होता है। मतलब मेच्योर काम ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है बजाय यूथ के जो काम होते हैं। ये काम बॉलीवुड में भी काफी अरसे से हो चुका कि वहाँ अब हीरोइज्म के साथ साथ एक पैरेलल सिनेमा जो कि उतना ही पॉपुलर हो चुका है। बिल्कुल। जहां हम देखते हैं कि हमेशा से, अगर हम बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह से, ओमपुरी से लेकर
बेशक नाना पाटेकर मतलब हमेशा से इरफान खान मरहूम या नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इस तरह से बहुत सारे नाम है, तो वो भी अब उस पैरेलल सिनेमा को उतना ही पसंद करते हैं या उतना ही उसको फेम मिलता है या उतने ही अवार्ड्स शो में होते हैं। हमारे यहाँ हमेशा हर चीज लेट आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चीज स्टार्ट हो गई है कि अब वो हम सिर्फ हीरोइज्म से हट के कैरेक्टर बेस्ड चीजों पे आ गए हैं, तो जिसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है काशिफ निसार को, क्योंकि हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। कुछ लोग उसी चीज पे रहेंगे कि वो हीरोइज्म को लेके एक गोरा सा बंदा गोरी सी बंदी और उसी पे खेलेंगे, जो कि हर किसी मैं बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि सही और गलत की बात। ये हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है, जो कि हर मुल्क में जहां भी फिल्म्स बनती हैं या ड्रामा बनते हैं तो वो हर डायरेक्टर, तो इस लिहाज से जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं काशिफ निसार की तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन जैसी समझ कि वो कभी भी नहीं चाहते कि अच्छा ये एक्टर्स हैं अब इनको मैं लूंगा, वो हमेशा स्क्रिप्ट पे जाते हैं कि अच्छा ये स्क्रिप्ट है, इसके लिए मुझे कौन चाहिए। वो अगर कोई मशहूर एक्टर नहीं भी है तो वो कहते नहीं मुझे वही चाहिए। वो कभी भी एक्टर्स या बड़े एक्टर्स या फेमस को लेकर प्ले नहीं बनाते, वो प्ले देखते हैं, उसमें जिस करेक्टर के लिए जो बंदा चाहिए वो उसको लेते हैं। तो ये मतलब इतने समझदार या सिंसियर जो अपने प्रोडक्ट से सिंसियर हों, वो कम कम लोग होते हैं, और अल्लाह इनको ऐसे काम करने की हिम्मत अता फरमाए और ऐसे लोग और आए जो इनको फॉलो करें, तभी वो जो हमारा एक पैरेलल कहें या एक करेक्टर बेस्ड चीजें कहें वो और ज्यादा बनना शुरू होंगी। तो काशिफ बहुत मतलब बेस्ट है, बेस्ट। तो आपने भी बड़ा बैलेंस करके रखा हुआ है ना, आपने एक तरफ कॉमर्शियल भी कर रहे हैं काम खुदा और मोहब्बत में, जैसे दिलावर का रोल है आपका, वो एक कम्प्लीटली उसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज एक्चुअली मुझे लगती हैं शुरू के एटलीस्ट एक दो एपिसोड्स में, मुझे लगा कि थोड़ा सा शेड मुझे रफीक अली का कहीं कहीं दिखा, शायद वो गाँव का सेटअप है या उसकी वजह से प्रोबेबली, लेकिन बहरहाल अब वो जैसे जैसे रोल रिवील हो रहा है जिस तरह से आप उसको लेके चल रहे हैं, तो उसमें भी बेहतरीन काम आप कर रहे हैं साकिब। मैं कह रहा ना, जॉनरा अलग अलग है। वो वजात वजात हुसैन मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे उन्होंने संभाला, कैसे कैसे करवाया, वो मतलब उनको भी सल्यूट करता हूँ मैं कि बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, कराची, 4 शहरों में फैला हुआ प्ले, और मतलब बहुत बड़ी कास्ट, उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया, कैसे लेके चले, और उसका आप लुक देख रही हैं कि कितना खूबसूरत, कितना ग्रैंड लुक है। तो वो भी हर बंदे का काम नहीं है, वो वजाहत रोफी कर सकते थे तो वजाहत हुसैनी कर सकते थे तो उन्होंने किया। तो वो एक अलग जॉनरा है, ये एक अलग जॉनरा है। तो वो मजा तभी आता है जब आप मुख्तलिफ चीजें करें। अगर एक ही चीजें आप 10 जगहों पे कर रहे होंगे तो वो ना तो आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, ना ही आपकी जो आप अगर अगर आपको कुछ भी लिमिट है एक्टिंग की, ना आप उसको यूज कर रहे हैं, तो मजा तभी आता है। असल में दोनों चीजें पहले खुदा और मोहब्बत की शूट स्टार्ट हुई थी, ओ वो जी, तो वो उसके बाद रकीब से हुआ था, तो दोनों का टाइम अलग था। लेकिन इत्तेफाक देखें कि कहते हैं खुदा और मोहब्बत में एक सीन में, वो मैंने अभी देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक सीन में वो बता रहा था कि मैं बचपन में एक मोहब्बत करता था किसी से और उसका नाम सकीना था, कि मेरे गांव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मैंने भी देखा। अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे शायद ऑन एयर की बात कहनी नहीं चाहिए, मुझसे खुदा मोहब्बत ने इतना कनेक्ट अभी तक नहीं किया ऑनेस्टली, लाइक मतलब जो सब ग्रैंडियर अपनी जगह पे है, हर चीज अपनी जगह पे है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना उसकी स्क्रिप्ट के साथ है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, लेकिन पिछली 2-3 एपिसोड्स मैंने एक्चुअली उसकी नहीं देखी थी, लेकिन फिर जब मेरा था कि आपके साथ इंटरव्यू है तो मुझे आपकी कैरेक्टर की ग्रोथ देखनी थी कि कहाँ तक पहुंची, तो मैंने चलाया उसको देखा, और यही जो आप कह रहे हैं वो सकीना वाली बात एकदम से मुझे हुआ कि अरे ये क्या था वो ये सकीना इधर भी है वो इत्तेफाक था। लेकिन अगर हम खुदा और मोहब्बत की बात करते हैं, उसमें करेक्टर्स की जर्नी बहुत लंबी है। जो मतलब हम हीरो की अगर बात करते हैं तो जाहिर बात है हीरो के थ्रू हम स्टोरी टेलिंग होती है, तो उसमें जो फरहाद का करेक्टर है वो उसकी जर्नी बहुत एक अलग सी है। वो अभी आप देखेंगे जो टाइटल पे भी है कि वो कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से पहुंचे। वो तो आई एम श्योर, पता है मुझे, इट्स हो इट्स सकता
इट्स अ बिग प्रोडक्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इतने मेगा स्केल के ऊपर इतना पैसा लगाना हर किसी के कलेजे बस की बात नहीं है, कलेजा नहीं होता हर किसी में कि आप इतनी और अगर हम देखते हैं ना, एक जो मुख्तलिफ ड्रामे होते हैं वो सबके लिए नहीं होते। स्टेट ऑफ माइंड होता है, आपकी एजुकेशन होती है, आप कहाँ पले बड़े हैं वो होते हैं, उसके मुताबिक आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो बनती हैं कि आप किस चीज से एंटरटेन होते हैं। तो अगर रकीब से की बात करते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी के लिए है, तो उससे कौन लोग एंटरटेन होते हैं। खुदा और मोहब्बत एक अलग कैटेगरी है, लेकिन खुदा और मोहब्बत उस कैटेगरी में जिसमें ज्यादा लोग हैं, मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया यूट्यूब पे व्यूअरशिप पे, ठीक है। और जो रकीब से है वो एक स्पेसिफिक आवाम हमेशा हमेशा एक, जिस तरह मैं कहता हूँ कि थिएटर जो है वो दुनिया भर में एक स्पेसिफिक लोग होते हैं जो देखते हैं, जो उससे एंटरटेन होते हैं, तो वो होता ही उनके लिए है। तो वो अगर हम कहें कि मैच्योर चीज या अच्छी चीज, उसके देखने वाले हमेशा कम ही होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते। लेकिन जो एक पॉपुलर चीज होती है उसको सभी देखते हैं, सभी उसको एंजॉय करते हैं। अरे मेरा कहने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि उनकी कोई मैं एफर्ट को डिमीन करूं, मगर बस वही बात है, आई थिंक अपनी पर्सनल चॉइस होती है और अपनी पर्सनल वो होती है क्या, और उम्र का भी एक होता है ताल्लुक उसके साथ कि आप एज के किस हिस्से में हैं। किसी एज में आपको वो टीनेजर वाली मोहब्बत बहुत अपील कर रही होती है, किसी में आपको इतनी आपको लगता है कि यार क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा सा से बढ़ जाए थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। लेकिन बाहर आगे भी बढ़ेंगे, मेरा ख्याल है इस ड्रामे में इसमें काफी पोटेंशियल है, मेरा ख्याल है बहुत कुछ अभी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, आई एम श्योर। तो वैसे मैंने पिछले जो 2-3 एपिसोड देखे उसमें मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत मजा आया था, तो थैंक्स टू यू कि मैं दोबारा जुड़ी हूँ इस ड्रामे से। अभी अभी आगे अभी काफी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, उसमें भी काफी चीजें हैं वो, मतलब जो अभी तक बंदा सोच नहीं सकता वो वहां तक जाएगा, जो अभी तक बिल्कुल नहीं नुमाया हुई चीज। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर कहा जाए कि रैपिड राउंड खत्म करने से पहले, अब आप बहुत थक गए हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको निपटा रही हूँ, तो मुझे बताएं कि आपको अगर जिंदगी मिले या आपसे ये कहा जाए कि आप किसी के साथ ट्रेडिंग करें, अपनी लाइफ किसी और के साथ ट्रेड करें, एक्सचेंज करें, आप किसके साथ करना पसंद करें? जल्दी जवाब दो। नहीं, हरगिज नहीं, किसी के साथ नहीं। मतलब मैं कह रहा था, मैं जवाब कह दूं, आप फौरन कह रही हैं तो हाँ नहीं की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं। मतलब मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब जवाब लंबा हो जाएगा। मैं जब कराची में गया था, और ये मैं हर जगह करता हूँ क्योंकि रोजाना मैं इस बात को याद रखता हूँ, मैं कराची में जब उतरा था ट्रेन से, मेरी जेब में 500 रुपए थे। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि भाई अल्लाह ने मुझे कितना दिया। मेरी सोच से ज्यादा आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने अल्लाह से मांगी हो और उसने ना दी हो। तो मतलब मैं, हो सकता है मैं कुछ और होता तो फिर शायद वो चीजें मुझे हासिल ना होती। तो मैं 1% भी नहीं चाहूंगा कि मैं किसी और जैसा होता। नहीं नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूं कम है। कि मैं अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है 100 दफा हूं तो मैं यही हूँ। मतलब बस शुक्रगुजार थोड़ा ज्यादा हो जाऊं, ये हो जाए, जो खामियां हैं वो ना हो, लेकिन मैं यही हूँ। गुड। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको एक कहा जाए सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने के लिए, एक सिर्फ एक, किसको करेंगे? पाकिस्तान से या कहीं दुनिया से भी? मर्जी आपकी, किसी को भी चूज कर ले। देखें, अगर पाकिस्तान में बात करती हैं तो मैं, अगर यहाँ पहुंचा हूँ तो मतलब अगर पहला बंदा कह सकते हैं जिसके, क्योंकि मेरे पास तो नेपाल में पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो जिया मोइनुद्दीन साहब हैं कि उन्होंने मुझे अलाउ किया, या जो भी कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप दिया या जो भी था, तो मैं उनकी वजह से पढ़ सका। तो अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो मैं सबसे पहले तो उनको मानता हूँ। और अगर आप, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम बॉलीवुड हमने देखा है, बॉलीवुड पे जितनी भी चीजें हमारे अंदर आती हैं वो कॉन्शियस में सबकॉन्शियस में बॉलीवुड की तरफ से है। तो वहां अगर मैं देखता हूँ तो मुझे आज के दौर में मुझे अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा पसंद है। Really? तो मैं समझ रही थी आप नसीरुद्दीन शाह बोलेंगे, मैं अभी इंतजार कर रही थी, मैंने कहा नसीरुद्दीन शाह का नाम आया 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 आया। अच्छा, मैं नसीरुद्दीन शाह साहब से मैं मिल चुका हूँ।
तो वो जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। ओके, अच्छा। क्योंकि अगर उससे पहले बात करते हैं तो अगर पाकिस्तान में तलत हुसैन है तो वहाँ नसीरुद्दीन शाह हैं, लेकिन वो नेपा में आए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने लेक्चर भी दिया था। तो उस लिहाज से उससे तो बहुत उनसे तो बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि वो भी इसी जीरो से उठ के फुटपाथ पे सोए भी हैं, वो रिजेक्शन का सामना भी किया। तो उनकी स्टोरी से तो बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, वो हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, तो उनसे तो मतलब एक अपनायत सी है ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी, तो हाँ, सेलिब्रिटी बनना हाँ, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो बिल्कुल। वो क्योंकि अमिताभ के बारे में मैं ये कहता हूँ कि उन जैसा जीनियस, क्योंकि उनके साथ के कितने लोग थे जो कि आज नहीं है, उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला है, तभी वो आज के दौर में भी अवार्ड्स ले रहे हैं या आज के दौर में भी वो लीड पे आ रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, जिसपे उन्हीं का एक छोटा सा वाक्य था जो कि मुझे हमेशा याद रहता है। तो कह रहे हैं दो लकड़हारे थे जो लकड़ियां काटते हैं ना, ठीक है। तो एक उनमें बिल्कुल नया बंदा था, जवान था, और एक एक्सपीरियंस पुराना पुराना बंदा था। तो क्या उन दोनों में मुकाबला लगा कि सुबह से लेके शाम का एक टाइम फिक्स किया कि इतने घंटों में दोनों लकड़ियां काटेंगे, और जिसकी लकड़ियां ज्यादा होंगी तो वो उसको इनाम दिया जाएगा या जो भी जीतेगा। तो जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, जो तजर्बेकार था वो धड़ाधड़ काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जाहिर बात है 20-30 साल से काट रहा था, उसको पता है कैसे वार लगाना है, कैसे कटेगी। और जो नया बंदा था वो 1 घंटा काटता, फिर 5-7 मिनट बैठ जाता, फिर 2 घंटे काटता, फिर 10 मिनट बैठ जाता, फिर 2 घंटे काटता, फिर बैठ जाता। तो जो एक्सपीरियंस बंदा था वो उसको देख के हंस रहा था कि ये तो बार बार थक रहा है, बार बार टाइम जाया कर रहा है, तो ये तो नहीं जीत सकता। मैं मुसलसल, मेरा स्टेमिना, मेरा वार करने का तरीका है। तो वो लगा जा रहा था। जब शाम हुई, टाइम खत्म हुआ, तो जब लकड़ियां तोली गईं, तो जो नया बंदा था उसकी लकड़ियां ज्यादा थी और जो पुराना था उसकी कम थी। तो वो हैरान परेशान कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बार बार बैठ जाता था, ये तो थक जाता था। तो उससे कहा कि जो नया बंदा था, कह रहे जब आपको लग रहा था मैं थक गया हूँ, बैठ गया हूँ, तब मैं अपनी धार तेज कर रहा होता था। ओह माय गॉड। तो जो धार तेज करने का अमल है ना, वो आपको रिन्यू करता है, जवान रखता है आप में, वक्त के साथ साथ बदलने की आपको कैपेबिलिटी देता है। तो वो अमिताभ बच्चन साहब में है कि वो आज भी जो है ना, वो नए डायरेक्टर के साथ, नए एक्टर्स के साथ, वो उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ चेंज किया। जो अपने वक्त में रुक गए वो देख लें, वो आज नहीं है। जबरदस्त बात की, ये तो बहुत जबरदस्त बात की आपने साकिब, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब ने की थी, मैंने तो उनको आपने रिवाइज। याद रखी और आपने हम लोगों तक कन्वे की, तो मैं तो आप ही के नाम से इसको याद रखूंगी ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने बच्चों से क्या सीखा है? बच्चों क्यों, बच्चे मेरे अभी हुए हैं, मतलब मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है, तो अभी 2 साल, 3 साल, 1 साल के हैं। तो ये वो उनसे तो शादी होती है सिखाने के लिए। एग्जैक्टली जी। exactly. यही तो उम्र होती है जो बच्चे माँ बाप को सिखाते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जो एक मतलब उसे क्या कह सकते हैं, एक आजादी, एक जो हम हम अपने आप को रोक के बात करते हैं या रोक के करते हैं कि अजीब ना लगे या कुछ हो ना हो, तो वो चीज बच्चों में नहीं होती। वो बिंदास होते हैं कि उनको जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उसका ही बता देते हैं, जो चाहिए। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम में रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। तो एक चीज तो वो कि आजादी और खुल के जिए, और वो जो एक चीज होता है ना कि उनको ये परवाह नहीं होती कि ये खाना या वो खाना, या खाना कहाँ से आएगा, या ये चीज कहाँ। उनको है कि ख्वाहिश क्या पैदा होगी, हम्म, क्या चीज चाहिए, वो कहना कैसे है, और वो चीज हासिल कर लेनी है। वो जैसे रो के, नाराज होके, या जैसे भी, लेकिन वो चीज हासिल कर लेनी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये चीज सीख रहा हूँ कि हम्म। आप बिंदास होके जिए। बाकी अल्लाह जो है ना वो है, और अल्लाह हमारे लिए ही है। तो आप जो भी उससे मांगेंगे वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, और अल्लाह का शुक्र है, वो दिया भी है और वो दे भी रहा है, और अल्लाह करे देता भी रहे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह से याद रखा जाए? हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज? मतलब एक इंसान हूँ, मतलब मेरे ख्याल में हर इंसान यही चाहेगा कि अच्छे अल्फाज में, मैं हरगिज नहीं चाह रहा कि मुझे स्टार के तौर पे, हाँ एक्टर के तौर पे रखा जाए, स्टार ना हो लेकिन एक्टर, कि वो
मेरा जो क्राइटेरिया है जांचने का या नापने का, कि मैं कहता हूँ जब मैं शीशा देखूं ना तो नफरत ना हो अपने आप से, कि शीशा देख के बोलना कि अच्छा यार सही है, ठीक है, मतलब किसी का नुकसान नहीं किया या किसी की बुराई ना की जाए। तो ये दो चार चीजें होती हैं, किसी का हक मारना, ये दो बेसिक सी चीजें, इंसानियत की चीजें, वो अगर बंदा कोशिश कर ले तो बंदा फिर शीशा भी देख सकता है, और फिर नींद भी जो है ना वो भी सुकून से आती है। तो बस ये दो चार काम अल्लाह मियाँ जो है वो मेरे सही से रखे, हिम्मत रखे कि मैं सही से अदा करता रहूं। और बाकी ये है कि अल्लाह माफ करे, जो भी बुराइयां हो जाती हैं या जो गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, उसको माफ करे और राजी रहे मुझसे। आम चावल के साथ खाना पसंद करते हैं या पराठे के साथ? आम पराठे के साथ। आम चावल के चावल साथ। के साथ भी खाया जाता है वैसे। हाँ, सिंधी सिंधी हमारे यहाँ सिंधी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हमारे आसपास लोग रहते हैं तो ऐसे खाते हैं। लेकिन वो है कि आपका टेस्ट कैसे डेवलप होता है, तो वो पराठे के साथ बहुत मजा आता है मुझे खाने में। हाँ, सिर्फ आपको यही बताना था कि आम जो है चावलों के साथ भी खाया जाता है। अब आप सोचिएगा बैठ के कि मेरे इस जुमले का मतलब क्या था, आपको नहीं समझ नहीं, में आ जाएगा। मैंने कहा था ना मेरे तरकश में बहुत तीर है। सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मैसेज, बहुत टिपिकल जुमला है लेकिन कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहें? हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है, पॉजिटिव रहें यार, क्योंकि नेगेटिविटी का ना सिर्फ और सिर्फ आप खुद को, आपको नुकसान होता है। तो पॉजिटिव रहें, इससे दूसरों को भी फायदा होगा और दूसरों से ज्यादा आपको खुद को फायदा होगा। तो छोड़ें नेगेटिविटी, सिर्फ पॉजिटिव रहें और सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह कोई मसले नहीं आएंगे, सिर्फ आप पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच साकिब, दिल से बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी लेट आपने टाइम मुझे निकाल के दिया है, बहुत ज्यादा मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इंशाल्लाह देखेंगे हम। और अच्छा, जाने से पहले अपना नया जो प्रोजेक्ट जिसके आप शूट कर रहे हैं उसके बारे में तो बता दें जब। अच्छा, अभी मैं लाहौर आया, मैं वैसे कराची से हूँ लेकिन लाहौर आया, वही काशिफ निसार का एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। तो ये मेरा चौथा प्रोजेक्ट है काशिफ भाई के साथ। और मैंने उनको कहा भी सही कि आपने लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोग नेगेटिव में कहते हैं कि यार आपको कोई और एक्टर नजर नहीं आता, हमेशा इसके साथ काम करते हैं। मैंने कहा कोई भी आपको कहे, आपने इस बात पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। आपको जहां लगे कि मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर, बल्कि कर सकता हूँ नहीं, मैंने उनको ये कहा कि आपको जहां लगे कि आप मुझसे काम करवा सकते हैं वहां जरूर बुलाइएगा मुझे, क्योंकि वो जिस तरीके से समझाते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, वो पता ही नहीं चलता और समझ में आ जाता है। तो ये उनको ही, उनका ही काम है और उनको ही आता है। मैं तो हमेशा मतलब जब एक नया प्रोजेक्ट होता है तो मेरे तो हाथ पैर फूले हुए होते हैं कि पिछला काम तो हो गया, ये वाला कैसे होगा, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है या बिल्कुल अलग है, तो ये कैसे हो। तो वो उन्हीं का काम है और उनको आता है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है इसका हो चुका है। इसका नाम है वैसे तो नाम नहीं बताते जब तक प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन खैर है, इसका नाम है काबली पुलाव। एक डिश पे है काबली, काबिल काबिल की जो पुलाव होता है ना, काबली पुलाव, काबली पुलाव वो है। और बहुत जफर मेराज साहब का लिखा हुआ है और काशिफ निसार जो है वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। चैनल अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कि किस चैनल पे आता है। लेकिन बहुत जोर और बहुत अलग स्टोरी है, फैमिली स्टोरी है लेकिन बिल्कुल अलग स्टोरी है। काशवी का स्टाइल यही है कि वो टिपिकल चीजें बनाते ही नहीं है, तो वो हमेशा एक अलग तरीके से आते हैं, तो ये भी उनकी बात। हाँ, मैंने इनका सुना था, मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ी बहुत रिवील भी की है कि किस टॉपिक के ऊपर है। तो जी मुझे आइडिया है कि ये बहुत ही कहना चाहिए इनोवेटिव आइडिया उनका है जिस पे ये बन रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। कास्ट बता सकेंगे या नहीं आप? यू आर नॉट एट अ लिबर्टी। इसमें एहतशाम भाई हैं, एहतशाम एहतशाम भाई बहुत अच्छे हमारे एक्टर हैं, वो हैं। और टीपू भाई हैं, टीपू जो हैं वो हैं। और बाकी फीमेल्स जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेल में ये लोग हैं और हसीब भाई हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस कैरेक्टर के लिए जो एक्टर चाहिए होता है तो वो रखते ही वही हैं। तो मजा आएगा आपको देख के ये भी काम इंशाल्लाह। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। काशिफ निसार साहब का नाम आता ही है तो
आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी फिर उस तरह से बढ़ भी जाती है कि बहुत जबरदस्त। और प्रोजेक्ट जो अभी अनकरीब आपको नजर आएगा जो कि शूट हो चुका है, वो Z5 पे नजर आएगा। वो एक सीरीज है, आपको नजर आएगा। Z5 मनमोजी, मनजोगी, मन ओके, मनजोगी, ओके जी। वो भी एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, वो भी नोमी भाई के साथ है, तो वो भी करने में बहुत मजा आया मुझे। बहुत मुझे नोमी भाई के साथ मतलब मतलब मैं बता नहीं सकता कितना मजा आता है, और कितना सीखने को मिलता है। वो इंस्टीट्यूट है, और फिर अगर नोमी भाई हो और प्लस काशिफ निसार हो तो फिर वो एक अलग सी चीज है ना। एक डायरेक्शन का स्कूल है और एक एक्टिंग का स्कूल है, तो वो बंदा फिर बस रोजाना ही सीखता ही रहता है, और बहुत मजा आता है मुझे। तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह आप अनकरीब आपको नजर आएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आपसे उम्मीद रखूं कि अब दोबारा फिर मुलाकात होगी सीरियल खत्म होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जब आप कहेंगे हम जरूर टाइम निकालेंगे और चिट चैट करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच साकिब फॉर कमिंग टुडे। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। सबको मेरा सलाम, बहुत और बहुत